आज की वीडियो में अपन बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। क्या लाइफ एक चांस इवेंट था? जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं लाइफ इज़ अ कॉस्मिक फ्लूक, क्या वो ट्रू है? तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। What we're looking for is how everything works. What makes everything work? It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. इन सब चीज़ों पे मेरा पीओवी मैं सबसे आखिरी में देने वाला हूँ। बट आखिरी में मेरे पीओवी से पहले अभी अपन डिस्कशन करते हैं कि मैं उस पीओवी तक पहुँचा कैसे। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, पर मैं सभी को क्या पता ना पता हो ये बेसिक चीज़ें, तो मैं सबसे पहले ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। 13.8 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग हुआ था। देन काफ़ी सारे स्टार्स, गैलेक्सीज वगैरह वगैरह फॉर्म हुए। इनके बारे में कुछ स्लाइड्स मैंने लगा दी होगी, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर था उस पॉइंट पे, और काफ़ी डेंस थी, और काफ़ी हद तक उधर रेडिएशंस वगैरह थी बहुत ख़तरनाक लेवल की। और उधर कुछ एटम्स नहीं थे। शुरू में जस्ट क्वार्क्स से, क्वार्क्स बन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम फॉर्म हुआ। बाद में एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हीलियम, एंड फिर क्लाउड्स बने। एंड क्लाउड्स के बाद में उसके चारों में डस्ट के थ्रू कुछ प्लैनेट्स बन गए, कुछ कॉमेट्स वगैरह के बेल्ट्स बन गए, और कुछ प्लैनेट्स के फॉर्मेशन हो गए, कुछ डेब्रीज वगैरह के मिलके। इन सब चीज़ों को होने के बाद में जो अर्थ अपना फॉर्म हुआ था वो 4.54 बिलियन ईयर अगो फॉर्म हुआ था। एंड उसके बाद में सबसे पहले जो आरएनए बना होगा, या सबसे पहले आरएनए तो नहीं, सबसे पहले आई थिंक आरएनए या अमीनो एसिड जो भी फॉर्मेशन हुए थे वो हुए थे आज से 4 बिलियन ईयर अगो, मतलब फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर बाद में। तो सबसे पहले बेसिक बायोमोलिक्यूल्स बने थे, ये सबको पता होगा। जैसे कि आरएनए, अमीनो एसिड्स वगैरह मिलके एक सेल बनाया उन्होंने, और सेल के बाद में मल्टी सेलुलर लाइफ बनाई, और मल्टी सेलुलर लाइफ के बाद आज अपन एज अ रिजल्ट बैठे हैं इधर, और इसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि अपन फॉर्मेशन कैसे हुए। इनफ बेसिक। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि क्या लाइफ कॉमन है या नहीं है। तो इस चीज़ का आंसर मैं बाद में दूंगा। पहले चलो इस चीज़ पे बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पे, जो बेसिकली प्रिकर्सर है लाइफ के। क्या वो कितने अबंडेंट है स्पेस के अंदर, उस चीज़ पे बात करते हैं। एंड क्या वो स्टेबल भी है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन की, अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड में ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, सीधा बात है कि अमीनो एसिड सबसे बेसिक ग्लाइसिन है जो इन्वायरमेंट में मिलता है। अब बात करते क्या ये काफ़ी कॉमन है, और इसका आंसर ही यस। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगा, पर ग्लाइसिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बायोमोलिक्यूल्स में एक है जो स्पेस के अंदर मिलता है। किसी भी डस्ट को उठा के देख लो, उधर बहुत आराम से आपको बायोमोलिक्यूल दिख जाता है जो ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन काफ़ी स्टेबल है, और अर्ली यूनिवर्स में भी ये काफ़ी स्टेबल था। अर्ली अर्थ के फॉर्मेशन के वक्त भी ये काफ़ी स्टेबल था। तो ये आराम से जो प्रोबायोटिक सूप जो उसे कहते हैं अपन, जो उस टाइम का ओशन था उसे हम प्रोबायोटिक सूप कहते हैं, तो उसमें वो काफ़ी स्टेबल था, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। देन अपन बात करते हैं आरएनए की, जो सबसे बेसिक चीज़ है, क्योंकि एक्चुअली यही है एक चीज़ जो एक्चुअली जिसने सबसे पहले रेप्लिकेशन परफॉर्म किया था। रेप्लिकेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि सबसे पहले आरएनए ने ही परफॉर्म किया था। आरएनए सबसे पहले आया था, डीएनए से भी पहले आरएनए आया था, क्योंकि आरएनए मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो डीएनए नहीं कर सकता। डीएनए सिर्फ स्टोरेज के लिए काम आता है, पर आरएनए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। आरएनए को रेप्लिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद के अंदर खुद को ही रेप्लिकेट कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल बहुत सारे एंजाइम्स के रिक्वायरमेंट के बिना, जो डीएनए नहीं कर सकता। डीएनए खुद के बेसिस पे खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है रेप्लिकेशन, वो आरएनए परफॉर्म कर सकता है बहुत आराम से। तो वो बहुत आराम से शुरू की लाइफ में आ सकता है। आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटीज़ भी शो करता है, वो खुद को खुद ही कैटालाइज कर देता है, खुद के रिएक्शंस को। आरएनए बहुत आराम से म्यूटेट हो सकता है। शुरू में जब शुरू में जस्ट फॉर्म हुई, उसे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम बहुत अच्छे से डाटा स्टोर कर ले। उसे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है हम बहुत जल्दी अच्छे से इम्प्रूव करें
और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आरएनए फुलफिल करता है। बट अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि आरएनए स्टेबल था अर्ली अर्थ के अंदर, प्रोबायोटिक सूप के अंदर। इसका आंसर इंटरेस्टिंगली है नो। अगर अपन जिस हिसाब से अगर अपने नॉर्मल कंडीशन सोचें तो आरएनए बिल्कुल स्टेबल नहीं है, क्योंकि आरएनए एक बहुत ही लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है जो आराम से रिएक्ट करके डिसअसेंबल हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली लाइफ की शुरुआत कैसे कर रहा है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और यहीं आके मोस्ट ऑफ द चीज़ें आई थिंक अटक जाती होगी कि आरएनए को बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए टू एग्जिस्ट। आरएनए को स्टेबलाइज करने के लिए अर्ली अर्थ के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की कंडीशंस चाहिए। कंडीशन कुछ ऐसी, या तो बोरेट आयन मिले उसे एनवायरनमेंट में, या सिलिकेट मिले। दोनों के दोनों आरएनए को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है आरएनए को ज़िंदा रहने के लिए, बिना डिजेनरेट हुए रहने के लिए। एंड अगर टेम्परेचर हाई था तो हो सकता है वो पानी के साथ हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर दे। इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। तो आरएनए को इन सब चीज़ों से भी ओवरकम करना होगा। आरएनए काफ़ी फ्रेजाइल है, और यही आई थिंक वन ऑफ द मेजर कॉजेस है कि लाइफ इतनी कॉमन नहीं है। हर जगह पे अपन को लाइफ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आरएनए को काफ़ी स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। ग्लाइसिन तो हर जगह है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आल्सो पानी भी इन्वायरमेंट में काफ़ी है, मतलब स्पेस के अंदर काफ़ी अबंडेंट है। काफ़ी तुम्हें लाइक कॉमेट्स मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आइस के ही बने हुए हैं। तो पानी काफ़ी है स्पेस के अंदर एक्चुअली। सो इस वीडियो की कंक्लूजन की तरफ आते हैं। क्या ये आरएनए का बनना इस तरह से और स्टेबलाइज हो जाना क्या इम्पॉसिबल? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। बोराइट आयन बहुत आराम से अर्थ के अंदर थे, अर्ली अर्थ के अंदर। इस चीज़ के बहुत प्रूफ्स हैं अपन पे। बट ये हर जगह नहीं पॉसिबल कि हर जगह आयन्स प्रेजेंट हो या हर जगह सिलिकेट्स प्रेजेंट हो। सो ये आई थिंक एक लिमिटिंग फैक्टर है लाइफ के एग्जिस्टेंस में आने को। और अगर उसके बाद भी लाइफ एग्जिस्टेंस में आ जाए तो कभी कोई एस्ट्रॉयड आके टकरा जाए उससे, कभी कोई अनहोनी हो जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए जिसके कारण उस चीज़ को अफेक्ट हो जाए, तो लाइफ उधर ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाना अर्ली लाइक प्लैनेट्स में बहुत आराम से, क्योंकि स्टेबल नहीं होता एनवायरनमेंट ज़्यादा, कुछ भी हो जाता है। एंड ऊपर से यूवी रेजेस और आके चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि शुरू में ओजोन वगैरह भी नहीं होती। तो क्या इसका मतलब लाइफ कॉमन नहीं है? एक्चुअली द रीज़न इज़ कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ये सारी कंडीशंस मैच हो सकती है 1 in a billion चांस। पर ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स है, ट्रिलियंस नहीं, बहुत प्लैनेट्स है, ट्रिलियन से भी ज़्यादा प्लैनेट्स है। तो उधर लाइफ एग्जिस्ट करती होनी चाहिए ना। अपन को कभी कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया? अपन को ऐसा कोई एलियन सिग्नल क्यों नहीं आया कि बहुत खतरनाक अपन ऐसा कह ही दे कि ये एलियन कन्फर्म है? एक वाव सिग्नल था, पर उससे भी अपन को बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है कि वो किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ने ही भेजा है। इधर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है जो कि अपन को एम्बिग्विटी देती है इन सब चीज़ों में। बट अगर तुम एक चीज़ सोच के देखो कि अपनी लाइफ को बनने के लिए 4 बिलियन ईयर लगे अपन को इस कंडीशन में आने के लिए, पर अब जो अपने प्लैनेट्स को देख रहे हैं बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर, तुम्हें क्या लग रहा है ये सिमिलर प्रोसेसेस उधर नहीं होती होगी? क्या पता सिमिलर प्रोसेस उधर भी होती हो, बट अपन तक वो अभी तक लाइट पहुंची ही नहीं। अपन उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट कि ये भी हो सकता है कि उधर प्लैनेट पे लोग बैठे हुए अपन को अपने अर्थ प्लैनेट को देखते हो कि भाई ये प्लैनेट को हम हैबिटेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। इधर चांसेस है क्योंकि इधर पानी है और थोड़े बहुत बायोमार्कर्स भी है, तो इधर जा सकते हैं अपन। बट अभी इधर इंटेलिजेंट लाइफ है, क्या पता उधर भी एक इंटेलिजेंट लाइफ हो, लाइक K218b। अपनों को अभी बायोमार्कर्स दिख रहे हैं, बट क्या पता वो तो कितने ही बिलियन लाइट ईयर दूर है। क्या पता बिलियंस ऑफ ईयर उधर ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो बिलियंस ऑफ ईयर के अंदर एवोल्यूशन हो चुका हो, एक इंटेलिजेंट लाइफ आ चुकी हो उधर, अपन को अभी पता नहीं। ये क्या पता वो अपने इधर अर्थ की तरफ देखते हो, कहते ये तो हम हैबिटेबल है ये प्लेनेट, हम आगे जा सकते हैं उधर फ्यूचर में,
क्या पता वो ये सब भी चीज़ें देख रहे हो, क्या पता वो अपने प्लेनेट के अंदर भी बायोमार्कर्स देख रहे हो कि हमें इधर बायोमार्कर्स मिल रहे हैं। दैट्स द थिंग कि अपन को देख ही नहीं सकते, अपन ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, यूनिवर्स ही अपन को लिमिट कर रहा है इस चीज़ में। तो अपनी चीज़ कैसे ही बोल सकते कि एलियन अपन को नहीं दिखे, अपन एलियन देख ही नहीं सकते। इतना टाइम ही नहीं हुआ कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर पुरानी लाइट भी अपन देख के लाइफ देख सकें, क्योंकि नहीं थी उस टाइम पे लाइफ। यही चीज़ है, इसी कारण अपन को लाइफ नहीं मिल रही। सो कंक्लूजन इज़ कि लाइफ बहुत रेयर चीज़ नहीं है, अपन कोई कॉस्मिक फ्लूक नहीं है। इट्स जस्ट कि ये सारी जो चीज़ें बताई ना मैंने, ये सारी चीज़ें एक ऑर्डर में होने वाली प्रोसेसेस है। ये कोई तुक्का नहीं था, ये हर एक चीज़ कैलकुलेटेड है। कॉस्मिक फ्लूक आप उस चीज़ को कह सकते हैं कि एकदम तुक्के से लाइफ बन गई, कुछ सेंस ही नहीं बन रही चीज़ों की। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है कि क्यों चीज़ें कंबाइन की, क्यों किस तरह से चीज़ें की। थर्मोडाइनमिक्स के कारण चीज़ें कंबाइन की और एक स्टेबल फॉर्म उन्होंने ली, जो स्टेबल फॉर्म एक लाइफ है। सो आई थिंक आज की वीडियो इधर ही रखते हैं। ये सीरीज़ के अंदर मैं और भी वीडियोस डालूंगा। अब ये सीरीज़ मतलब मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहता, और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं बोल सकता हूँ इधर, बट अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं इसकी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। ये मैं इसके अंदर मैं और भी चीज़ें ऐड करता रहूँगा और देखते रहना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि मैंने ये सब पॉइंट यूट्यूब पे कहीं नहीं देखे, मैंने नहीं देखे, मैंने पढ़े हैं। और मैं जब पढ़ता था तो मेरा दिमाग बस ऐसा ख़राब ही रहता था, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। देन मैं वेरीफाई वगैरह करता। मैं वैसे तो बुक से पढ़ता हूँ ये सब चीज़ें, बट ये जब बुक से पढ़ते हो ना तुम, जब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हें यूट्यूब पे सब कुछ नहीं देखने को मिलता। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम्हें यूट्यूब पे नॉर्मली नहीं देखने को मिलता वो सब मैं पोस्ट कर दूँ। मैं यही कोशिश करता हूँ। आगे मैं एस्ट्रोफिज़िक्स, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, इन सब टॉपिक्स पे भी वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ और मज़ा आने वाला है। और एवोल्यूशन के अंदर जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, न्यूरोबायोलॉजी, जिस भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है वही लिख दो, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा। बाकी जो भी हो तुम कमेंट्स में अपने थॉट्स डाल सकते हो, तुम्हें क्या लगता है और तुम्हें किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। मैं अगली वीडियो लेके उसी टॉपिक पे हाजिर हो जाऊंगा। डोंट वरीज, कमेंट्स डालो, मैं पढ़ रहा हूँ तुम सभी के कमेंट। सो आई थिंक आज की वीडियो दिल ख़त्म करते हैं। पीस आउट।